नमस्कार, मैं हूं दिशा बिस्ट। लोकतंत्र में आपका स्वागत है। लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे बिहार चुनाव की। बिहार में सत्ता के लिए सियासी महाभारत जारी है। चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन एनडीए और महागठबंधन ने अब तक सीटों को लेकर समझौता नहीं किया है। सीट शेयरिंग को लेकर घटक दलों में घमासान जारी है। एनडीए में चिराग पासवान सीटों को लेकर सौदेबाजी कर रहे हैं। 42 सीटें नहीं मिलने पर अलग राह पकड़ने की बात कर रहे हैं। वहीं महागठबंधन में कांग्रेस ज्यादा सीटें मांग रही है। वहीं कुशवाहा अब फिर से एनडीए में वापसी की तैयारी में है। यानी जो चुनाव नजदीक आ रहे हैं, नेताओं में छटपटाहट तेज है। नीतीश के नेतृत्व में एनडीए सत्ता में वापसी की बात कर रही है। वहीं महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी नीतीश को पटखनी देने के लिए बेरोजगारों को नौकरी देने की बात कहकर कुर्सी पर काबिज होने को बेताब है। जनता किसे वोट देगी, किसे चोट देगी, किसे सत्ता मिलेगी, किसकी कितनी दावेदारी है, इस पर बात करेंगे। लेकिन देखते हैं इससे पहले एक रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां कार्यकर्ताओं की फौज लेकर चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। वादों और नारों की बरसात हो रही है। चुनाव से पहले जनता से दूरी बनाने वाले नेता अब घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। चुनाव से पहले जीत की दावेदारी भी जारी है। नीतीश के नेतृत्व में एनडीए एक बार फिर वापसी की तैयारी कर रही है, तो लालू के लाल तेजस्वी हवा का रुख बदलने की बात कह रहे हैं। तेजस्वी बिहार के युवाओं को रोजगार गारंटी की बात कह रहे हैं। तेजस्वी सत्ता में वापसी होने पर 10 लाख बेरोजगारों की नौकरी देने की बात कहकर नीतीश के मंसूबों पर पानी फेरने में लगे हुए हैं। पूरा बिहार चुनावी मूड में है, लेकिन नेता टिकट की आस में दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। दो प्रमुख घटक दलों में टिकट बंटवारे को लेकर घमासान मचा है। 1 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, लेकिन एनडीए और महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। न तो महागठबंधन में टिकट का बंटवारा हुआ है, न ही एनडीए में। अब तक टाल मटोल जारी है। मैं बिहार के नौजवानों, युवाओं से ये कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल को मौका मिलेगा। जब सरकार बनेगी तो पहला कैबिनेट मीटिंग जो होगा, पहला जो कैबिनेट मीटिंग होगा, पहले दस्तखत से लगभग 10 लाख नौकरियां निकाली जाएंगी। तेजस्वी यादव युवाओं पर दाव लगा रहे हैं। 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा कर रहे हैं, लेकिन महागठबंधन में सीटों को लेकर अब तक समझौता ही नहीं हुआ है। कांग्रेस को आरजेडी 65 से 70 सीटें देने को तैयार है, लेकिन इस बार कांग्रेस ज्यादा सीटें मांग रही है। कांग्रेस 240 सीटों के लिए भी उम्मीदवारों की लिस्ट बनाई है। वहीं एनडीए में चिराग पासवान सीटों को लेकर सौदेबाजी कर रहे हैं। एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने 42 सीटों की दावेदारी करते हुए कहा, इससे कम सीटों पर एनडीए से नाता तोड़कर अलग चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन एनडीए में फिलहाल एलजेपी को 25 से 30 सीटें ही मिलने की उम्मीद है। ऐसे में चिराग बिहार और अपनी पार्टी को रोशन करेंगे या नहीं, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन बीजेपी का एक और सहयोगी घर वापसी करने को बेताब है। एनडीए से नाराज होकर महागठबंधन में जाने वाले आरएलएसपी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर एनडीए में वापसी करने को तैयार हैं। हमने कहा है, हमारी पार्टी के लोगों ने मुझको अधिकृत किया है और उसके अनुकूल हम डिसीजन लेंगे। जब डिसीजन लेंगे तब आपको बताएंगे। हमको ठीक लगेगा, बिहार की जनता और हमारे जो कार्यकर्ता नेता साथी हैं, उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए, उनके हित को ध्यान में रखते हुए जो उचित लगेगा हम निर्णय लेंगे। उपेंद्र कुशवाहा अगर एनडीए में आते हैं तो चिराग पासवान के लिए ऑप्शन कम हो जाएंगे। दरअसल एलजेपी 2015 की तरह ही इस बार भी 42 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। एलजेपी की दलील है कि 2014 में वो 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ी थी, तो उन्हें 1 लोकसभा सीट के अनुपात से 6 विधानसभा सीटें मिली थी। 2019 लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने 6 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था और उन्हें 1 राज्यसभा की सीट भी मिली थी। इस लिहाज से एलजेपी को इस चुनाव में भी 42 सीटें मिलनी चाहिए। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने बीजेपी के सामने नया फॉर्मूला रखा है। एलजेपी को 33 विधानसभा सीटों के साथ बिहार में राज्यपाल द्वारा मनोनीत होने वाले 12 एमएलसी में से 2 सीटें चाहिए। इसके अलावा अक्टूबर के अंत में उत्तर प्रदेश में होने वाले राज्यसभा चुनाव में 1 राज्यसभा सीट की डिमांड भी एलजेपी रख रही है। चिराग ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को एक दूसरा फॉर्मूला भी दिया है। इसके तहत अगर उन्हें राज्यसभा की सीट नहीं दी जाती है तो बिहार में एनडीए सरकार बनने पर बीजेपी के साथ साथ एलजेपी से चिराग पासवान को डिप्टी सीएम बनाया जाए। चुनाव आयोग ने चुनाव की तिथि घोषित कर दी है। चुनाव समय पर होंगे, सीटों का भी बंटवारा होगा, समय पे हो जाएगा। शीर्ष नेतृत्व कर रहे हैं। एनडीए चट्टान की तरह एक है।
चिराग पासवान उसके सबसे बड़े पुरोधा रहेंगे। चिराग पासवान अलग होने की बात कह रहे हैं, लेकिन उनके लिए फैसला लेना इतना आसान नहीं होगा। एनडीए में दलित नेताओं की अब कमी नहीं है। बिना चिराग के भी एनडीए में रोशनी हो सकती है, लेकिन बीजेपी चाहती है कि एलजेपी एनडीए के साथ रहे। अगर चिराग पासवान अपने जिद पर अड़े और ऐसे ही डिमांड बढ़ाते रहे तो हो सकता है बात ना भी बने। अगर कुशवाहा एनडीए में आते हैं तो वो भी सीट मांगेंगे। ऐसे में एलजेपी का डिमांड पूरा करना आसान नहीं होगा। अब सवाल ये है कि क्या एलजेपी को 42 सीटें नहीं मिली तो वो एनडीए छोड़ देंगे? क्या कुशवाहा के आने से महागठबंधन को नुकसान होगा? क्या कांग्रेस 65 से 70 सीटों पर मान जाएगी? क्या तेजस्वी मोदी और नीतीश को अकेले टक्कर दे पाएंगे? क्या युवा दांव से तेजस्वी विधानसभा में विजय पताका लहरा पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट। तो लोकतंत्र में आज हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। उसके बाद किस तरह से कौन सी पार्टी कितनी तैयार है और क्या इसका रिजल्ट आने वाला है, उसी पर हमारी चर्चा है। हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ चुके हैं, उनका परिचय मैं आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ अफजल अब्बास जी जुड़ चुके हैं, आप नेता हैं जेडीयू से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ संजय पासवान जी जुड़ चुके हैं, आप प्रदेश उपाध्यक्ष हैं एलजेपी के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ राजेश यादव जी जुड़ चुके हैं, आप प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आरजेडी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ मनोज तिवारी जी जुड़ चुके हैं, आप नेता हैं कांग्रेस के, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कुछ जानना चाहती हूँ, आपकी तैयारियों के बारे में जानना चाहती हूँ, इसलिए मैं एक एक करके आप सभी से सवाल करूंगी। सबसे पहले सवाल मेरा अफजल अब्बास जी आपसे है। सर, कितनी तैयारियां आपकी तरफ से इस चुनाव को लेकर? हेलो अफजल अब्बास जी, आपको बता रहे हैं, ऑडियो क्लियर नहीं है। हेलो अफजल जी, आपको आवाज आ रही है? आवाज बहुत साफ नहीं आ रही है। सवाल पूछिए जी। कितनी तैयारी है आपकी बिहार चुनाव को लेकर? कैसी तैयारी? बिहार चुनाव को लेकर क्या लगता है आपको, क्या आप ऑपोजिशन से जीत पाएंगे इस बिहार चुनाव में? देखिए, बिहार चुनाव में बहुत ज्यादा कोई परेशानी मुझे नहीं है। एक तो ये है कि नीतीश कुमार जी ने जो 15 साल हुकूमत की है, 15 साल में जो खिदमत की है, आम आदमी की खिदमत की है, 15 साल पहले आरजेडी ने क्या किया है वो जग जाहिर यह बताने की मुझे जरूरत नहीं है। ऐसी परिस्थिति में 15 साल 15 साल होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार की पब्लिक बहुत कॉन्शियस है और वो जानती कि कौन कौन बिहार की तरक्की को और बुलंदी तक पहुंचा सकता है और कौन क्या कर सकता है। एक तरफ बताइए, एक तरफ इंजीनियर है, एक तरफ 9th क्लास फेल आदमी है, तो हर आदमी चाहता है कि अच्छा से अच्छा आदमी हो। तो एक इंजीनियर को चाहिए ये कि 9th क्लास फेल आदमी चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात, विपक्ष के जो है वो आपस में यूनिटी है ही नहीं। कई लोग बात की इधर से उधर जा रहे हैं। हमारा बीजेपी और जेडीयू के साथ जो गठबंधन है इंटैक्ट है। हम एलजेपी के बिना भी चुनाव लड़ते हैं, लेकिन एलजेपी के साथ चुनाव लड़ेगी तो हम अपने किए हुए कामों के आधार पर चुनाव लड़ेंगे और हमको पूरी यकीन है कि नीतीश कुमार जी दोबारा सरकार में नीतीश कुमार जी की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी। इसलिए हमें बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है। अब रहा सवाल कि आप गठबंधन की बात आप कर सकते हैं कि एलजेपी जो है वो अलग है, क्या होगा, तो ये इसके सिलसिले में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, वो हैं और बड़े जो बीजेपी के लोग हैं वो सब वो इसको बैठ के सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो अपनी जीत को लेकर आप काफी आश्वस्त हैं। मैं लौटूंगी आपके पास। सवाल मेरा संजय पासवान जी आपसे है। अपने स्तर पर आपने कितनी तैयारी कर रखी है कि एलजेपी का हर एक उम्मीदवार अपनी जीत दर्ज कर सके? जी नमस्कार। जी नमस्कार। जी, लोक जनशक्ति पार्टी कमल 1 साल से 143 विधानसभाओं में तैयारी कर रखी है और बिहार के सभी लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि आदरणीय श्री चिराग पासवान जी बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़े। हम सब कार्यकर्ता का डिमांड है, बिहार लोक जनशक्ति पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का डिमांड है कि लोक जनशक्ति पार्टी बिहार की सभी विधानसभाओं में चुनाव लड़े। ये हम सब कार्यकर्ता का मांग है और हम पूरी तरह से तैयार हैं। बिल्कुल, पूरी तरह से आप भी तैयार हैं। मैं लौटूंगी आपके पास। राजेश यादव जी, सवाल मेरा आपसे है कि आप बताइए कितनी तैयारी है एनडीए को हराने की और आपकी जीत की?
राजेश जी, आपको आवाज आ रही है? मुझे लगता है हमारा संपर्क जी। राजेश जी, कितनी तैयारी है आपकी एनडीए को हराने की और अपनी जीत से कितने आश्वस्त हैं आप? मतलब मुझे आपके पास हमारा संपर्क टूट गया है। मैं दोबारा इनसे संपर्क साधने का प्रयास करूंगी। मैं चलती हूँ मनोज तिवारी जी आपके पास। मनोज तिवारी जी, कितनी तैयारी आपकी बिहार में अपना परचम लहराने की? देखिए, 15 वर्षों के सुशासन के खिलाफ सत्तासीन सरकार के खिलाफ जनता चुनाव लड़ रही है इस बार, और जनता का प्रतिबिंब बनकर जनता की आकांक्षाओं पर उनके द्वारा जो उनकी आवश्यकताएं हैं उसको लेकर सड़क पर किए संघर्ष के आधार पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं जी। और जहां तक सवाल तैयारियों की है तो कांग्रेस एक राष्ट्रीय दल है और बिहार में हर गांव में कांग्रेस का कार्यकर्ता है और सतत संघर्षशील रहा है विगत 32 वर्षों से। इसलिए निश्चित रूप से इस बार जीत का परचम हम लहराएंगे। समानांतर विचारधाराओं के साथ, समान विचारधाराओं के साथ जो गठबंधन है उस गठबंधन में पूरी मजबूती के साथ भाजपा हमारा जी है। बिल्कुल। मैं लौटूंगी आपके पास मनोज जी। सवाल मेरा अफजल अब्बास जी आपसे है। अगर हम बात करें बिहार चुनाव की, क्योंकि गठबंधन जो आपकी है, जो एलजेपी आपसे नाराज दिखाई देती है, जो एनडीए है उसमें फूट दिखाई दे रही है, तो कैसे आप मनाएंगे एलजेपी को और कैसे, क्योंकि हर जगह से एनडीए में फूट दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें शिवसेना की या फिर अकाली दल की, और लगता है अब अगला नंबर एलजेपी का होगा। अफजल जी, आपको आवाज आ रही है? मुझे लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। हम लौटेंगे अफजल अब्बास जी के पास। सवाल मेरा संजय पासवान जी आपसे है, क्योंकि लगातार यही दिखाई दे रहा है कि एलजेपी काफी नाराज है एनडीए से, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर काफी मतभेद चल रहे हैं। क्या आप वो रख रहे हैं कि आप क्या अलग चुनाव लड़ेंगे या फिर महागठबंधन में साथी बन सकते हैं या एनडीए के साथ ही रहेंगे? संजय पासवान जी, मुझे लगता है संपर्क हमारा संजय पासवान जी से भी नहीं हो पा रहा है। राजेश यादव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। राजेश जी, क्या लगता है आपको कि आप जिस तरह से आपकी पार्टी से भी आरजेडी, आपके जो महागठबंधन से जीतन राम मांझी चले गए हैं, और भी जो आपके आरएलएसपी की बात करें उपेंद्र कुशवाहा भी काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं और वो भी वापस एनडीए में जाने की सोच रहे हैं, तो क्या लगता है कि आप जीत जाएंगे इस बिहार चुनाव में? मुश्किल नहीं होगी? मुझे लगता है हमारा संपर्क राजेश यादव जी से भी नहीं हो पा रहा है। सर, महागठबंधन की अगर हम बात करें तो वहां पे दरार साफ दिखाई दे रही है, चाहे बात कांग्रेस की हो या आरएलएसपी की हो। कैसे आप अपनी पार्टियों को मनाएंगे, अपने साथियों को मनाएंगे और एनडीए को हरा पाएंगे? कहीं दरार नहीं चल रही है महागठबंधन में जी। और जो स्वार्थी किस्म के जो स्वार्थी लोग हैं, जो निजी स्वार्थ में रहते हैं, जिनको न राज्य की जनता से मतलब है न मतदाता से मतलब है, ये लोगों को है कि कैसे हम खाली सत्ता में रहें, जीत जाए। तो वैसे लोग, कुछ लोग अलग हट रहे हैं। महागठबंधन एकजुट है। सीपीआई, सीपीएम, माले, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, जहाँ तक लोक जनशक्ति पार्टी तो हमारे साथ है नहीं, उनका है उपेंद्र कुशवाहा जी का। तो उपेंद्र कुशवाहा जी अब वहाँ जाकर के क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, तो उनको राज्य की जनता को बताना पड़ेगा। यहाँ मांग रहे थे तो वहाँ 5 सीट 6 सीट, तो उनको सीट से मतलब नहीं है जी। उनको राज्यसभा में जाने का मतलब है, राज्य की जनता से मतलब नहीं है। जो सामाजिक न्याय की लड़ाई जो था उसको पूर्ण कर करके फिर पुनः भारतीय जनता पार्टी और जदयू के जो लोग हैं उनके साथ चले जाना है। जो राज्य की जनता उनको अच्छी तरह से देख रही है कि किस तरह से नाटक कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। अभी कहते हैं कि महागठबंधन में हम आए, फिर बात कर रहे हैं दिल्ली जाकर भारतीय जनता पार्टी से। तो इस तरह का इनका चुनाव के समय पिछले बार आए उनका स्वागत था। इसलिए उनको जाने आने से अब इस बार कोई अंतर पर राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन पूरी तरह इंटैक्ट है और हम पूरी तरह से बिहार की जनता इस बार
जो एनडीए है, सरकार है नीतीश जी की, उनको हराने के लिए पूरी तरह से तैयार है जी राज्य की जनता। और एक इसलिए आप देख रहे हैं ना कि किस तरह से इनको अंदर बवाल मचा हुआ है। कभी वो बोल रहे महागठबंधन करा रहे हैं, कभी एलजेपी के साथ, कभी उनके साथ, कभी कर रहे हैं। अब उनको सौदाबाजी कर रहे हैं, सौदेबाजी तो ये लोग कर रहे हैं, मांझी जी के साथ सौदेबाजी। मांझी जी अब गए थे कल नीतीश जी से मिलने, और किस तरह से लौटे वहां से, वो तो वही बता, उनका चेहरा ही बता रहा था कि वहां जाकर के दलितों के सामान को इन्होंने बेचने का काम किया। क्या मांग रहे थे सीट? अब बता दीजिए कितने सीट मिलेंगे जितन राम मांझी जी। एक बार तो उनको धोखा दिया, फिर धोखा देंगे नीतीश जी। नीतीश जी का मतलब निकल जाने के बाद मुख्यमंत्री बनाया, और किस तरह से उनको मुख्यमंत्री से हटाए, राज्य की जनता से छीटा नहीं है, किस तरह से अपमानित होकर के उनको हटना पड़ा। अब उपेंद्र कुशवाहा जी है, अब बोल रहे थे इतनी लंबी लंबी बात करते हैं कि हम इतने हैं, हम कुशवाहा क्या हैं, तो मांगे कुशवाहा से ना। अगला बार भी हमने बोला था कि कुशवाहा जी का यदि मोरल है तो बोले भाजपा को हमको इतना सीट चाहिए, 40 सीट चाहिए, 50 सीट चाहिए, मिलने वाला है क्या वहाँ? तो ये तो अपने लिए लड़ते हैं, समाज के लिए नहीं लड़ रहे हैं लोग। जितन राम मांझी मांगे, जितन राम मांझी जो उपेंद्र कुशवाहा जी, ये अपने लिए लड़ रहे हैं, समाज के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे। समाज के लिए उनको चिंता नहीं है, उनको चिंता अपने लिए है। और राष्ट्रीय जनता दल को, तेजस्वी यादव को, आदरणीय लालू प्रसाद यादव को, कांग्रेस के पूरे समाज की चिंता है, धनतेरस की चिंता है, सामाजिक न्याय की चिंता है। और आज देखिए कि सारे लोग आ रहे हैं, तो इसलिए ये सब नाटकबाजी इनका 10 नवंबर को बंद होने वाला है, दुकान बंद हो जाएगा। ये पूरी तरह से वो लोगों को मालूम हो गया है। इसलिए कभी अभी देख नहीं रहे कि 10 लाख तेजस्वी यादव जी ने घोषणा किया 10 लाख बेरोजगारों को देंगे, बस छिड़ गया। भाजपा बोल रहा कि कहाँ से पैसा लाएंगे, लेकिन 2014 में जब प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे हर प्रतिवर्ष, कहाँ बात किया, कौन पूछा, कहाँ से कोई पूछा क्या कि कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से देंगे, कहाँ से नौकरी देंगे? लेकिन तेजस्वी यादव जी ने जब बोल दिया, और जान रहा है कि बिहार की जनता, अरे लोग जान रहे हैं कि तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल जो बोलता है वही करता है, इससे इनमें बेचैनी पड़ गई है। कोई बहस तो नहीं हुआ माननीय प्रधानमंत्री जी के 2 करोड़ पर, कोई बहस तो नहीं हुआ। आज बहस छिड़ा हुआ है, सारे लोग जो हैं, तो ये सब लोग सामाजिक न्याय विरोधी ताकतें जो है वो एकजुट जो है, उनको तरह तरह का लोभावना देकर के, सीट का देकर राज्यसभा में भेजेंगे, एमएलसी बना देंगे। अभी देखिए क्या हुआ माननीय रघुवंश बाबू के साथ, किस तरह से इन लोगों ने नाटक किया, उनके परिवार को किस तरह से नाटक किया, जातिवाद को फैलाया, जातिवाद का जहर फैला दिया, फिर रघुवंश बाबू के परिवार को नजरअंदाज किया गया। अब तो गए वहां, हमारे ऑफिस में जाने नहीं दिया गया माननीय रघुवंश प्रसाद यादव, रघुवंश प्रसाद सिंह जी को, रघुवंश बाबू को। कितना अन्याय हुआ उस समाज के साथ, और माननीय रघुवंश बाबू के साथ उनके जो जीवन का जो लड़ाई था सामाजिक न्याय का, धर्मिक तक को, उसको खून कर दिया नीतीश कुमार ने जी अपने स्वार्थ में। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसको खून कर दिया अपने स्वार्थ में, जातिवाद का नारा दे दिया, प्राथमिकता का सवाल खड़ा कर दिया। कितना दिन से रघुवंश बाबू को वोट दिलवाए थे क्या नीतीश जी? 25 साल से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे, लोगों के गरीब बच्चों की लड़ाई लड़ने वाले रघुवंश बाबू को अंतिम समय में इन लोगों ने अपमानित करवा दिया। बिल्कुल, तो ये सारे लोग नाटकबाज हैं, नीतीश जी जो है, और हम लोग जानते हैं इनको। पूरे राज्य की जनता जब सत्ता में 15 में जब देखे कि हम हारेंगे तो लालू जी के साथ चले आए, हमारे साथ चले आए, और जैसे इनको लगा कि सृजन घोटाला में हमको जेल भेज देगा भारतीय जनता पार्टी, और मुजफ्फरपुर कांड सारे कांड में, तो चले गए भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो कुछ कर सकते हैं सत्ता में बने रहने के लिए ना। वैसे लोगों की राज्य की जनता से और रोजगार से, बेरोजगारों से नहीं मतलब है, उनका मतलब है सत्ता में बने रहने का। इसलिए न्याजी ये राष्ट्रीय जनता दल इस बार पूरी तरह इंटेक्ट है, महागठबंधन इंटेक्ट है, तरह तरह का अफवाह उड़वा रहे हैं। तो आखिर बिहार की जनता अफवाह, इनकी अफवाह में आने वाला नहीं है। जी बिल्कुल, राजेश जी मैं लौटूंगी आपके पास। सवाल मेरा संजय पासवान जी आपसे है, बिहार में अगर एनडीए गठबंधन की बात करें तो सब कुछ सही होता दिखाई नहीं दे रहा है। अगर बात मैं मनोज तिवारी जी आपसे ही कर लूं कि जिस तरह से
राजेश जी का कहना है कि सब कुछ सही है, लेकिन कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस अपनी ही सीट को लेकर अड़ी हुई है। कांग्रेस को उतनी सीटें ही चाहिए। कांग्रेस का क्या रुख है इस पर? देखिए दिशा जी, कांग्रेस जो है बिहार में 32 वर्षों से शासन में नहीं है। उसके बावजूद भी 243 विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस का संगठन काफी मजबूत स्थिति में है। इसका कारण ये है कि विपक्ष में रहकर और सरकार की गलत नीतियों का विरोध करके सड़क पर उतर करके हमने संघर्ष और संगठन दोनों को मजबूत किया है। आज परिस्थितियां निश्चित रूप से राजनीति में अपेक्षाएं होती हैं। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता 243 चुनावी क्षेत्र से चाहता होगा कि हमको चुनाव लड़ना है, लड़ने की तैयारी कर रहा होगा। तो अब रही बात संगठन के आधार पर और पुराने दल के और कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते निश्चित रूप से हम बड़ी अपेक्षा रखते हैं संगठन के आधार पर। आज की परिस्थितियों में हमारा ये मानना है कि जो कुशासन है, 15 वर्षों का जो कुशासन है, उसको हटाने के लिए, उसको या बिहार की सत्ता से पछुत करने के लिए समान विचारधाराओं के लोगों के साथ मिलकर हमको चुनाव में जाना है। इस संदर्भ में अगर किसी प्रकार की अगर हमको कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ा तो दल निश्चित रूप से उस पर विचार करके समझौता करके चुनाव लड़ेगा। ये लाजमी है, ये कार्यकर्ताओं की अपेक्षा। अब रही बात चुनाव में जाकर के और जो 243 सीटें, उसमें सारी सीटें तो गठबंधन की बात है। कुछ सीटें राजद लड़ेगी, कुछ सीटें कांग्रेस लड़ेगी, अन्य गठबंधन के जो दल है हमारे साथ समान विचारधाराओं के, उनको लड़ना है। इस पर कोई कहीं से कोई मतभेद नहीं है। लड़ाई चुनाव के अभी जो टिकटों का बंटवारा चल रहा है और अपेक्षाओं के साथ निश्चित रूप से कोई भी दल अपने कार्यकर्ताओं की बात रखता है, तो मतभेद कहीं भी नहीं है महागठबंधन में। और एक बात दिशा जी मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ कि लगातार 15 वर्षों का नीतीश जी का जो शासन रहा है, उस शासन में जो अव्यवस्थाएं फैली। देखिए, मैं अभी अफजल जी की बातों को मैं नहीं सुन पाया था। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि आखिर आज वर्तमान परिस्थितियों में अगर आप आंकड़ा लें या मुआयना करवाए बिहार के लोगों से रूबरू हो तो उनको पता चलेगा कि आज परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हैं। लोग सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। अफजल अब्बास जी हैं आपके चैनल पर और जनता न्यूज से हैं। मैं उनसे सवाल लेना चाहता था कि देखिए आज परिस्थितियां हैं, गुंजन खेत का कोई भी बड़ा जो उद्योगपति है, वो व्यापारी है, वो सुरक्षित नहीं है। प्रशासनिक पदाधिकारी सुरक्षित नहीं है, राजनेता सुरक्षित नहीं है, कार्यकर्ता सुरक्षित नहीं है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण था गुंजन खेमका जी, हाजीपुर में उनकी हत्या कर दी गई। उसके ऊपर आज तक सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया। केटी साई जो साई कंस्ट्रक्शन के मालिक थे, उनकी दरभंगा में हत्या की गई, उस पर कोई आज तक संज्ञान नहीं लिया गया। उसके बाद इंदिरा पासवान राजनीतिक कार्यकर्ता थे, उनकी हत्या हो गई, उस पर कोई एक्शन नहीं आया। यहाँ तक कि प्रशासनिक पदाधिकारियों की लगातार हत्याएं हुई। अखिलेश कुमार सिंह मारे गए जो एएसआई थे। उसके बाद हमारे जिस जिले से मैं आता हूँ, अफजल भाई भी उसी जिले से आते हैं और वही उसी थाने से आते हैं। मिथिलेश कुमार जैसे जाबाज पदाधिकारी की हत्या हो गई, उस पर सरकार का कोई संज्ञान नहीं, सरकार ने संज्ञान नहीं लिया। फारूक अहमद मारे गए। ये सारी चीजें, सारी घटनाएं इस बात का द्योतक है कि सरकार जो है प्रशासनिक व्यवस्था में पूर्णतः विफल रही है। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड पर कोई अभी तक आज तक सरकार का कोई वो नहीं आया। ये इस बात का देखिए दिशा जी, लोगों के मन में 15 वर्ष पहले जो बदलाव की बात थी और जिस आधार को लेकर बदलाव किया गया था, वर्तमान सरकार उस अपेक्षाओं पर खड़ा नहीं उतरी। रही बात कांग्रेस की, तो देखिए मैं तो स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि निश्चित रूप से 32 वर्ष पहले आज 32वां साल चल रहा है, कांग्रेस सत्ता में नहीं है। लेकिन जब कांग्रेस सत्ता में थी, बिहार में उद्योगों का तांता लगा था। जितने भी उद्योग स्थापित किए गए वो कांग्रेस के समय में किए गए। आज परिस्थितियां क्या है? सिल्क उद्योग भागलपुर स्थिति बुरी है। आप जितना भी खादी ग्रामोद्योग के जितने भी आप बिहार में खादी उद्योग, सिल्क उद्योग और चीनी मिल, कोई भी चीनी मिल बिहार में चालू नहीं है। कोई एक चीनी मिल ऐसा बता दे जिनको लोगों ने चालू किया है। यहाँ तक कि 15 वर्षों में अगर कोई उद्योग लगा तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार के समय में सारण जिले में 3 सबसे बड़े उद्योगों का उद्योग लगाए गए। लेकिन 15 वर्ष नीतीश जी के शासन में नीतीश जी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं, वो बतला दे कि एक सुई का भी कारखाना बिहार में लगा हो तो किन चीजों के आधार पर जनता वोट देगी? सबसे ज्यादा लोगों का पलायन हुआ 15 वर्षों में।
आज परिस्थिति ऐसी है कि हर व्यक्ति, हर 5-10 व्यक्ति पे एक आदमी बाहर चला जाता है। और जब ये कहा गया था कि कोरोना के संकट काल में जब लोग बिहार में वापस आए थे, तो इन लोगों को ये झांसा दिया गया सरकार के द्वारा कि तमाम तरीके के रोजगार पैदा किए जाएंगे, रोजगार दिए जाएंगे। रोजगार मिलेंगे कहाँ से? जिस प्रदेश की स्थिति है, WHO का मैडम रिपोर्ट है दिशा जी, 29,000 लोगों पर एक डॉक्टर की पदस्थापना होनी चाहिए। बिहार एक ऐसा राज्य है जिसमें 29,000 की जनसंख्या पे एक डॉक्टर है। किसान की आमदनी और उपज के मामले में बिहार सबसे निचले पायदान पर खड़ा है। जीडीपी का जो कलेक्शन रेट था वो बिहार सबसे निचला स्थिति में है। तो आप इस बात की अपेक्षा जनता को किस तरीके से विश्वास होगा? आज तो सवाल विश्वास को ठगने का है, और विश्वास को ठग करके 15 वर्षों तक जिस शासन के साथ सत्ता का दुरुपयोग किया गया, लड़ाई आज उसके खिलाफ है। और निश्चित रूप से बिहार की जनता इस बात का डिसीजन ले चुकी है। लड़ाई तो कहीं है ही नहीं है। यह मैंने आपको पहले भी बोला था आपके चैनल पर कि अब लड़ाई जो है सत्तासीन सरकार और जनता के बीच है, और कांग्रेस उसकी प्रतिबिंब है जो हम सड़क पर उतरकर संघर्ष के आधार पर राजनीति और चुनाव में जा रहे हैं। बिल्कुल मनोज जी, आप हमारे साथ बने रहिए, आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है। कि जिस तरह से लगातार बिहार चुनाव के दिन नज़दीक आ रहे हैं, तो उसके बाद जो पार्टियां हैं वो भी अपने उनमें भी सरगर्मियां तेज हो गई है, वो भी चुनावी तैयारियां कर रही है। सवाल मेरा अफजल अब्बास जी आपसे है, क्योंकि ब्रेक से पहले मनोज तिवारी जी ये कह रहे थे कि जो सरकार है वो हर एक मुद्दे पर विफल है, चाहे वो सुरक्षा की बात हो, चाहे वो कोरोना की बात हो। क्या कहेंगे इस पे आप? अफजल जी, आपको आवाज मिल रही है? लगता है हमारा संपर्क उनसे टूट गया है। मैं सवाल लेना चाहूंगी राजेश यादव जी आपसे, अगर आरएलएसपी की बात करें, और क्योंकि सीट बंटवारे को लेकर भी उनका काफी मनमुटाव चल रहा है, उनमें थोड़ा देखा जा रहा है कि वो खुश नहीं हैं। उन्होंने बात भी की तेजस्वी यादव के बारे में भी, अगर वो बोल रहे हैं कि वो अपनी मनमानी चला रहे हैं, जो भी चीजें हैं, अगर वो गठबंधन में शामिल हो जाते हैं तो आरजेडी को इससे नुकसान होगा क्या? नहीं, आरएलएसपी का जो है उपेंद्र कुशवाहा जी, वो यदि नाराजगी है था तो 10 दिन 15 दिन पहले बोलते। दिल्ली से लौटने के बाद जो तेजस्वी यादव जी, माननीय तेजस्वी यादव जी के साथ जो मिल करके मिलने के बाद तो औपचारिक मिले, वो तो दिल्ली में तय करके आए थे ना, हमको राज्यसभा में जाना है, हमको ये करना है, वो तय करके आए थे। देखिए नेहा जी, ये श्री पुरानी था, भारतीय जनता पार्टी का है, और उपेंद्र कुशवाहा जी को न तो राज्य की जनता से न समाज से कोई मतलब नहीं है, उनको अपने से मतलब है। उनको बोला गया कि आपको हम मंत्री बना देंगे, ये सारे मामले आ जाएंगे, आने वाले दिन में आपको सारे मामले सामने आ जाएंगे। दिल्ली में जो इनकी बात चली है, दिल्ली में जो बात हुई है, तो सारे मामले आ जाएंगे। बिहार की जनता अच्छी तरह से उनके चरित्र को समझ गई है, इसलिए ये हड़बड़ाए हुए हैं। अब वो यहाँ तो बहुत मांग कर रहे थे, यहाँ जितन राम मांझी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाओ, कोऑर्डिनेशन कमेटी, तो वहाँ क्यों नहीं बोल रहे हैं भाई? तो भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके, जदयू के साथ रह करके दलित की बात करना, अभी देखे नहीं आपने कि अशोक चौधरी जी को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिए वशिष्ठ नारायण सिंह जी के। अब वशिष्ठ नारायण सिंह जी का वही स्थिति होने वाला है जो जौहर साहब को हो गया, जो शरद जी के साथ इन लोगों ने किया, अब वही स्थिति होने वाला है। और यदि दलित इतना प्रेम है नीतीश जी को, माननीय नीतीश जी को, तो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी जी को नहीं बना दिए वशिष्ठ नारायण सिंह को अपमानित करने के लिए। ये सारे नाटकबाजी है, ये वही स्थिति होगा। माननीय वशिष्ठ भाई को बोल रहे कि स्वास्थ्य ठीक नहीं है, स्वास्थ्य का बहाना है, उनको अपमानित करना है, इसलिए सारी चीजें। और राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरह माननीय राहुल गांधी जी, आदरणीय सोनिया गांधी जी का जो दिशा निर्देश है, माननीय लालू जी का, बैठेंगे लोग, तय हो गया। कहीं महागठबंधन में कहीं इन प्रकरण नहीं है, अभी जो आम मामले आ रहे हैं कहीं नहीं है, वो सारे बैठ करके सारी चीज तय है। सीपीआई, सीपीएम, माले, वीआईपी का जो है सारे लोग तय हैं, इसलिए कहीं नहीं है, इनके अंदर है, इनके अंदर बात है, इनके अंदर है। एक दो नीरज जी हैं अभी बोल रहे थे, ये नीतीश जी तो मोटर वाहन के एक्ट के मंत्री भी बना दिए हैं। तो का मोटर वो एक भी जानते हैं कि कौन ड्राइवर है, तो ड्राइवर लोग जानता है कि ट्रक चलाने से
ये करने से लाइसेंस चलाने से है कि नहीं है। ड्राइवर लोगों का एक जमात है, एजेंटों की एक जमात है वहाँ। अभी कल मेरे उनके प्रवक्ता का बयान आ रहा था तेजस्वी जी के बारे में कि ट्रैक्टर चलाया, ट्रैक्टर का लाइसेंस था कि नहीं था, किनका ट्रैक्टर था, वो ऊपर बैठे हुए थे कौन थे, लाइसेंस था या नहीं था। तो ये सब जिस तरह से घटिया स्तर की बात करने वाले लोग हैं, तो उस तरह का हम लोग बात करते नहीं है आज जी। अब इनका लाइसेंस दिखाना चाहिए, लिखने चाहिए। तो नीतीश जैसे लोगों को पाल कर रखते हैं, बुलवाते हैं जी, राज्य की जनता को अपमानित करवाते हैं। तो पिछड़ा दलित है, अल्पसंख्यक है, उसको ये अपमानित करवाते रहते हैं। बिल्कुल राजेश जी, बिल्कुल राजेश जी, मैं लौटूंगी आपके पास। सवाल मेरा अफजल अब्बास जी आपसे है, क्योंकि लगातार कांग्रेस पार्टी या जो भी पार्टियां हैं, सभी पार्टियों का यही सवाल है कि बिहार में कोई भी सुरक्षित नहीं है। जो सरकार है वो अपने हर एक मुद्दे पर विफल रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मनोज तिवारी जी हमारे मित्र हैं, वो हमेशा देखिए विपक्ष से हम उम्मीद नहीं रखते कि वो हमारी तारीफ करे। हमने जो कारनामे किए, हमने जो काम किए, हमारे जो अच्छे कारनामे हैं, जो जग जाहिर है। 15 साल में मैंने क्या किया वही पता लोगों को है। आप मनोज जी हो, चाहे आरजेडी के लोग हो, जंगल राज किसने कहा था, अराजकता किसके दौर पर थी, किडनैपिंग किसके उद्योग में था। हम किसी की सुनवाई नहीं करते, हम किसी क्रिमिनल को बचाते नहीं, हम न्याय का इंसाफ करते हैं। हम जो दोषी है उसको बख्शते नहीं है, जो मुजरिम है, जो कसूरवार है उसको जो बेकसूर उसको फंसाते भी नहीं है। बहुत सारी कहानी है कि हमने नहीं कहा जंगल राज, किसकी बात की कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जंगल राज है। तो ये देखिए, चूंकि चुनाव का माहौल है और ये कहेंगे आरोप या प्रत्यारोप करते रहेंगे, लेकिन हम इनसे उम्मीद नहीं रखते या न उम्मीद रखते हैं कि मेरी तारीफ करेंगे। अब जहाँ बैठे हुए हैं, जिस गाँव में बैठे होंगे, सड़कों की बात आप कर रहे हैं, बिजली की बात कर रहे हैं, ठीक है। कांग्रेस का आपने इतिहास बताया मनोज तिवारी, ठीक है। बिहार झारखंड बंटवारा होने के बाद बिहार में बचा क्या था? इन साधनों में आज बिहार दिख रहा है वो तुमको नजर नहीं आएगा। 96,000 किलोमीटर सड़कें बन गई, वो नजर नहीं आएगा। बिजली घर पहुंची, वो नजर नहीं आएगा। स्कूल की जो दशा थी बिल्डिंग की, उनके गांव में भी जो बिल्डिंग थी वो अपन पढ़ देखने, आज हर स्कूल की बिल्डिंग जो है वो अच्छे, मतलब सबके सब नई बिल्डिंगें बनी है। बहुत सारे ऐसे काम है जो हम आपको गिनाए तो कम से कम 15-20 मिनट टाइम लगा। और नेटवर्क इश्यू या प्रॉब्लम हो रहा है, इससे बात करते कट जा रही है। इसलिए हम इतना करें कि हमने काम किया, जनता मतलब मालिक है, जनता मेरे काम के आधार पर मुझे वोट देगी। और जहाँ तक सवाल एक बात है कि 9 क्लास पास में चाहिए कि इंजीनियर चाहिए, जनता भी जानना चाहती है। जी बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास। सवाल मेरा मनोज तिवारी जी आपसे है, क्योंकि अफजल अब्बास जी ये कह रहे हैं आप विपक्ष में हैं, तो सवाल है आपका विपक्ष की तरह एक सवाल उठाना। तो क्या सिर्फ एक विपक्षी के नाते ही आप सवाल उठा रहे हैं? देखिए दिशा जी, मैंने तो बिल्कुल स्पष्ट सवाल पूछा है, अफजल भाई को सवाल का जवाब देना चाहिए। देखिए, सरकार का बदलाव क्यों हुआ? 15 वर्ष का बार बार इनका कहना जंगल राज के का माहौल फैलाया गया। तो सरकार में बदलाव जो हुआ वो जनता की अपेक्षाओं के आधार पर हुआ। जनता ने कहा कि नहीं, बदलाव चाहिए। बदलाव में किस तरीके का बदलाव? क्या ये बदलाव कि पलायन बढ़ जाना चाहिए? क्या ये बदलाव कि उद्योग धंधे बंद हो जाने चाहिए? क्या इस तरीके का बदलाव को जनता अपेक्षित थी कि शुगर मिल बिहार के बंद हो जाने चाहिए? बिहार के जीडीपी जो कलेक्शन है उसका रेट गिर जाना चाहिए? बिहार में डॉक्टर्स का पलायन हो जाना चाहिए, डॉक्टर नहीं होना चाहिए? क्या इसी बदलाव के लिए बिहार की जनता ने वोट दिया था? तो अफजल भाई को ये बताना चाहिए कि बदलाव का स्वरूप क्या है और आखिर क्यों जनता नाराज है। लाजमी है जनता की नाराजगी जो है कि आप उसकी अपेक्षाओं पर अगर उस तरीके से सरकार की नीतियों और उसका क्रियान्वयन अगर नहीं हुआ है तो जनता नाराज होगी। दूसरी बात मैं आपको एक कहना चाहता हूँ, बार बार ये कहा जाता है कि सड़क। मैं दिशा जी आपको पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, सड़कों की स्थिति बिहार में मुझे लगता है अफजल भाई को इस बात की जानकारी होनी चाहिए। सड़क बनती है सरकार की नीतियों के और योजनाओं के आधार पर, और सड़क बन करके 1 साल के अंदर वो सड़क खत्म हो जाती है। तो ये है क्रियान्वयन और इसके कारण तो जनता नाराज है। दूसरी बात, स्वास्थ्य की स्थिति देख लीजिए, किसी भी कोरोना के संकट काल में आज कलई खुल चुकी है स्वास्थ्य परिस्थितियों की। आप किसी भी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर चले जाइए, वहाँ कोई भी आधारभूत व्यवस्था नहीं है। ये सिर्फ चूना लगा करके बाहर से रंग रोगन करके लोगों को दिखाया जा रहा है कि हमारा चमकता बिहार, लेकिन ये नहीं कहा जा रहा है कि हमारा खोखला बिहार।
बिहार को तो बीमार कर दिया गया। जिस प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर जो देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, वहाँ की स्थिति ये है कि मजदूरों के पास मनरेगा में काम नहीं है, कोई काम नहीं है। मजबूरन आखिर बिहार सरकार, यही बिहार सरकार को है कि जब दिल्ली से लोग, नोएडा से लोग चले थे तो 14 और 15 दिनों में पैदल यात्रा करके उस बीमारी की परिस्थितियों में लोगों को अपने घर वापस आना पड़ा था। ये सरकार की संजीदगी कहाँ थी? सरकार ने इसकी व्यापक व्यवस्था क्यों नहीं की? देखिए, अगर इस परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाए और वाकई जनता, एक बात तय है, पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई वैचारिक क्रांति और राजनीतिक क्रांति की शुरुआत हुई है तो बिहार की धरती से हुई है। बिहार के लोग राजनीतिक रूप से बड़े जागरूक लोग हैं। अफजल भाई 100% मान के चलिए, इस जागरूकता और बिहारी पर होने के नाते यह मान के चलना होगा कि इस बार सत्ता में परिवर्तन तय है। बिल्कुल। मनोज तिवारी जी, मैं लौटूंगी आपके पास। हम बिहार चुनाव पर ही चर्चा कर रहे हैं। सवाल मेरा राजेश यादव जी आपसे है, क्योंकि बिहार चुनाव नज़दीक है। जिस तरह से मनोज तिवारी जी भी यही कह रहे हैं कि जो अभी की सरकार है वो अपने हर काम में विफल रही है, चाहे वो सड़क की बात हो, चाहे वो कोरोना काल की बात हो, या फिर शुगर मिल की बात हो। तो आपकी जो पार्टी है वो किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है? हमारी पार्टी बेरोजगारी, रोजगार, लोगों को सम्मान, लोगों को इज्जत प्रतिष्ठा, और जो बेरोजगार युवक है उनको सबसे पहले युवक है बिहार में बेरोजगार युवकों को रोजगार, पलायन रोकना सबसे युवक। आपने देखा भी कोरोना काल में किस तरह से बिहार के लोगों ने पैदले, मद्रास से कोई आ रहे हैं, कोई महाराष्ट्र से आ रहे हैं, और उनको रोका कि उनके लिए सुविधा नहीं सरकार ने दिया। हमारे नेतृत्व तो हमारी सबसे पलायन, बेरोजगारी, रोजगार देना, बेरोजगारों को रोजगार देना, स्कूल कॉलेज में शिक्षित लोगों को करना, बढ़िया से शिक्षा की व्यवस्था करना, किसानों की व्यवस्था करना, किसानों के लिए, और ये व्यवस्था करना है। अब अभी आवाज भी बोल रहे, सड़क की बात बोल रहे हैं, आज 1 मिनट अंदर पकड़ना है। अब ये आवाज भी तो बोलिए कि जो गया से लेकर के पटना चले जाए रोड में क्या स्थिति है, जहानाबाद से वो चले जाए क्या स्थिति है। तो ये सारे और जगह रोड में जो एक आध दो रोड है सो चकाचक बना देने से आम जनता के जो जहाँ जाना है वो रोड को तो इनकी स्थिति जाकर देख लीजिए, तब पता चलेगा कि इनका रोड मैप क्या है, कितने लोग है। और मैं आज 1 मिनट और हम ये लोग बार बार 15 साल की बात कर रहे हैं जी, 15 साल की बात कर रहे हैं, तो हम आवाज जी के माध्यम से नीतीश जी से हम पूछना चाहते हैं कि नीतीश जी, आप 4 साल तक आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में रहे सरकार में, आपके आदमी कई मंत्री आपके साथ हैं जो लालू यादव को नीतीश जी, हमको मालूम है कि आपने किस तरह से IAS अफसरों को आप ट्रांसफर पोस्टिंग डाउन से करवाते थे। रंजन यादव आपके साथ चले गए, रामकृपाल यादव आपके साथ चले गए, कौन थे वो लोग? वो लोग तो भी थे, तो आपके साथ चले गए तो अच्छे हो गए थे। आप ट्रांसफर पोस्टिंग करा रहे थे IAS अफसर और इंजीनियर को, तो अच्छे थे। 4 साल तक लालू जी करवा रहे थे। तो पैसे जब इनके पास बड़े पैमाने पर आ गया तो इनको लगा कि हमको सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए। ये समाज, राज्य की जनता के लिए लड़ाई नहीं लड़े हम। नीतीश जी आमने सामने आप हैं, आवाज यहाँ बैठे हुए होंगे। आवाज जी, आप 90 में हम लोग साथ थे या नहीं हमको याद नहीं है, लेकिन लगता है कि आपकी आवाज से आप हैं। तो पूछिए नीतीश जी से या उनके लोगों से कि किस तरह से इंजीनियरों को ट्रांसफर पोस्टिंग करवाते रहे, IAS अफसर को ट्रांसफर पोस्टिंग करा, SDO बनवाते रहे 4 साल तक, और लालू यादव को बदनाम किए। लालू यादव को आप MP बनवा दिए। लालू यादव तो आप MP बनते क्या? पूछिए नीतीश जी से, जब इनमें थोड़ी सी नैतिकता है, बची हुई है, तो पूछिए कि किस तरह से जीते थे बाढ़ से। और अब बात करते हैं जंगल राज की, बात करते हैं बराबर जंगल राज की। हम लोग बोलना नहीं चाहते हैं राष्ट्रीय जनता दल का, हम लोग जानते हैं आपके चरित्र को जानते हैं, हम नहीं बोलना चाहते। आप रख लीजिए नीरज जैसे आदमी को, आलोक जैसे आदमी को, बुलवाते रहिए हम लोगों को, करेक्टर पर बुलाते रहिए हम लोग को ड्राइवर, लेकिन हम लोग बोलते नहीं है। और आप सामने बोलिए, आवाज ये पूछिए उनसे किस तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग करवाते थे। रंजन जी थे, रंजन जी उनके साथ चले, रंजन जी को भी, और रंजन जी को गाली देते, रंजन जी चल गए उनके साथ, तो बहुत अच्छा हो गया। अभी आनंद मोहन सिंह जी की पत्नी आदरणीय लवली आलम जी शामिल नहीं पाती। हम लोग साथ थे तो रॉबिन हुड कहते थे इन लोग, और हम लोग के साथ अलग हट गए तो कहे कि बहुत बढ़िया है। आप बता दें नेहा जी, एक बात और हम करना चाहते हैं कि रामविलास जी, अभी चिराग पासवान जी बहुत छोटे हैं। जब रामविलास जी लोकसभा में बोलते थे तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहता था कि भाग पी के बोल रहे हैं, हम बोलना नहीं चाह रहे हैं, गंजा पी के बोल रहे हैं। और जब इनके साथ चले गए तो बोले कि रामविलास जी जैसा तो कोई अच्छा आदमी नहीं।
पप्पू यादव जी, जब इनके साथ हम लोग साथ आ जाएंगे तो रोबिन लूग, और इनके साथ चले जाएंगे तो बहुत साधु महात्मा हो जाते हैं। तो ये इनका चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। तो इस तरह से हम लोग कभी नहीं है, और बिहार की जनता इनके चरित्र को, इनके क्रियाकलाप को समझ गई है, और इस पर निश्चित रूप से समझ देखने आती है। बिल्कुल। अब आज यहाँ बैठे हुए हम लोग, लड़ाई तो 90 से लड़ाई तो मान सम्मान का था, प्रतिष्ठा की लड़ाई थी, और उसमें लालू यादव ने लड़ा, हम लोगों ने लड़ा, नीतीश जी। अब आज बोलते हैं लंबा चौड़ा बात कर रहे हैं नीतीश जी, और इनके लोग थे तो क्या, नीरज जी थे क्या 90 में, और लोग थे क्या जो लंबा चौड़ा की बात कर रहे हैं? लोकदल की बात है, थे क्या लोग? जब लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे, आरक्षण की हम लड़ाई लड़ रहे थे, तो थे क्या इनके 4-5 और लोगों को बोलने के लिए बना दिए हैं? थे क्या लड़ाई में? तो इस तरह का नहीं है, कभी लड़ाई लड़े नहीं जो पिछड़ा दलित सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ा, धर्मिकता की लड़ाई जो नहीं लड़ा, और लंबा चौड़ा बात कर रहे हैं बैठ करके भाजपा के इशारे पर। तो ऐसे बिकाऊ लोग हैं, इसलिए ऐसी बात नहीं है। हमने लड़ाई, हमने कभी 15 साल की बात कर रहे थे, 15 साल में 4 साल तो साथ थे, एक भी तो उस राज्य के हिसाब से जंगल राज्य के। बिल्कुल बिल्कुल सर, अपने को बोलते हैं जी, क्योंकि अगर ये ऐसे ही बात करेंगे तो जवाब तो वैसे भी जनता को ही देना है। सवाल मेरा मनोज तिवारी जी आपसे है, अगर क्योंकि सीटों की बात करी जाए तो क्योंकि आप भी अड़िग हैं अपनी सीटों को लेकर कि इतनी सीटें आपको चाहिए, तो क्या आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस की तरफ से एक दमदार चेहरा भी निकालना चाहिए ताकि जो सीटें आप चाह रहे हैं उतनी सीटें आपको मिल सके? देखिए दिशा जी, मैं तो बिल्कुल स्पष्ट आपके चैनल पे ये बोल चुका हूँ कि किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता के जीवन में उसका एक लक्ष्य होता है। अगर वो 20 वर्षों 30 वर्षों से पार्टी का दल का झंडा ढोता है तो उसकी अपनी अपेक्षाएं होती है, और उस अपेक्षाओं को लेकर निश्चित रूप से वो अपनी बात को दल के अंदर रखता है, और दल के ऊपर एक मानसिक दबाव होता है। मैंने यह कहा है कि 243 सीट पर हम लड़ना चाहते हैं, लेकिन हमारे चाह देने से गठबंधन की बातें अन्य दल समान विचारधाराओं के लोग जिनकी मंशा है कि 15 वर्षों के कुशासन से बिल्कुल जो है बिहार को बचाना है, बिहार को निकालना है, तो कहीं ना कहीं जाकर के समझौता करनी होगी। अब रही बात समझौता किस आधार पर, तो मैंने पहले भी बोला है कि देखिए हमारे बीच कोई भी मनभेद नहीं है, कोई मतभेद नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल है, कांग्रेस पार्टी है, या हमारे अन्य जो समान विचारधाराओं के दल हैं, हम लोग बैठकर उस पर बातचीत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हमारे सभी मजबूत कार्यकर्ताओं को सम्मान मिले और ज्यादा से ज्यादा सीट पर हम लड़े, ये हमारी अपेक्षा है। अब रही बात की मैं राजेश जी की कुछ बात तक खास तक उनकी बात को सपाट भी रखता हूँ, और एक बात कहना चाहता हूँ कि आज परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न है, और भिन्न परिस्थितियों में देखिए राजद के पास और कांग्रेस के पास, कांग्रेस ने कुल 41 सीटों पर चुनाव लड़ा था जी, और आज 41 सीटों पर जो हमारा इंजीनियरिंग है उसके आधार पर, सोशल इंजीनियरिंग है उसके आधार पर हमारी बात थी कि तकरीबन 85 लाख बिहार के लोगों के पास हम गए थे, और 85 लाख वोटर जिन लोगों ने मतदान किया कांग्रेस के चुनावी सीट पर, उसमें हम लोगों ने 25,39,618 मत प्राप्त किए थे, यानी 6.8% मत हमने प्राप्त किया था। तो इस आधार पर अगर ये देखा जाए तो कम सीटों पर चुनाव लड़के ज्यादा सीटें हमने हासिल की थी। तो निश्चित रूप से हम उस आधार पर इस बात को कह रहे हैं कि अगर हमको सीटों की संख्या अगर हमारी ज्यादा हुई तो हमारे जो संघर्षशील कार्यकर्ता हैं, जो संघर्ष करते आए हैं 32 वर्षों से, उनको एक तो सम्मान मिलेगा, और ज्यादा से ज्यादा हम जीत कराएंगे। जब हम ज्यादा सीट जीत कराएंगे हमारी फेयरिंग बढ़ेगी, तो गठबंधन महागठबंधन मजबूत होगा, और हमको नीतीश कुमार के कुशासन से ये अलग होना है, बिहार की जनता को बचाना है। तो इस बिहार की जनता को, बिहार की जनता की अपेक्षाओं पर खड़ा उतरते हुए संघर्ष के आधार पर एक नए बिहार का निर्माण करना है। बिल्कुल जी, एक बात मैं आपको चैनल के माध्यम से और भी कहना चाहता हूँ, बिहार एक ऐसा ऊर्जावान प्रदेश है, अमेरिका को हम अमेरिका बना सकते हैं, फ्रांस को बिहार के लोगों ने बहुत दुनिया के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रों में शुमार किया है, अगर चाइना को हम आगे बढ़ा सकते हैं, जापान को आगे ले जा सकते हैं, दुबई को चमका सकते हैं, तो बिहार को क्यों नहीं चमका सकते? बिहार के लोग क्रियाशील हैं, संघर्षशील हैं, ऊर्जावान हैं, उनको आवश्यकता है बिहार में रोजगार के संसाधन की व्यवस्था करने की। अगर बिहार में रोजगार के संसाधन की व्यवस्था हुई, सरकार ने उद्योग धंधे लगाए, तो बिहार दुनिया का नहीं
भारत का कम से कम सर्वश्रेष्ठ राज्य निश्चित बनेगा, ये हमारी अपेक्षा है। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए, क्योंकि बिहार चुनाव के ऐलान हो चुके हैं, इनकी तारीखों के ऐलान हो चुके हैं और सभी पार्टियां अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है ताकि वो बिहार चुनाव में जीत सके। और इसी के साथ लोकतंत्र में बस इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।